तो कैसे आप सभी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे आप सभी। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो बेसिकली रहेगी सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। और सॉल्यूशन चैप्टर में जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उसका पार्ट 2 रहने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले बनाने वाला हूँ 200 की द्रव्यों में विलयता और उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद में आता है एक और टॉपिक आता है गैसों की द्रव्यों में विलयता, ठीक है। और इसके संबंधित एक लॉ है, वो आप गैस करिए, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कौन सा लॉ है, ठीक है, आगे बताऊंगा। और उसके बाद आता है अपना द्रव्य विलय, जिसके लिए भी एक लॉ है, वो भी उनको पढ़ेंगे। और उनमें जो 2 प्रकार है और उनका ऋणात्मक विचलन धनात्मक विचलन, समझ गए। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, ठोसों की द्रवों में विलयता। ठोसों की द्रवों में विलयता का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए सबसे हेडिंग लगाइए, ठोसों की द्रवों में विलयता। ठोसों की द्रवों में विलयता का बेसिकली मतलब ये होता है कि मान लीजिए सबसे पहले आप एक कंटेनर रहते हैं, कंटेनर में आपने क्या किया कि जो विलायक कौन सा लेना है, यहाँ पर ठोसों की द्रवों में विलयता। ठोसों की द्रवों में विलयता मतलब यहाँ विलायक कौन है, द्रव, या विलायक कौन है, द्रव है, और विलय कौन है, ठोस है। विलायक कौन है, द्रव है, विलय कौन है, ठोस है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करने वाले, सबसे पहले मान लीजिए एक उदाहरण है अपने पास कि पानी लिया और पानी में आपने बेसिकली डाल दिया, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत 9th-10th में डाल दिया NaCl यानी कि नमक। पानी में नमक, पानी और नमक का विलयन क्या कहलाता है, ठोसों की द्रवों में विलयता कहलाती है। विलयता किसे कहते हैं, एक परिभाषा सुनिए। अतः एक निश्चित ताप पर ठोसों के पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हुई हो, उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। मान लीजिए आप एक क्या कहलाती है, एक निश्चित ताप पर, मान लीजिए कोई टेम्परेचर है, जैसे कि रूम टेम्परेचर पर आपने पानी लिया, पानी में क्या डाला, नमक डाला। उस मतलब एक फिक्स टेम्परेचर में जो इतना नमक घुल सकता है उसमें, उसे कहते हैं विलयता। और जितना उस निश्चित ताप पर किसी विलायक में विलय की वह अधिकतम मात्रा जिसमें और अधिक विलय ना मिलाया जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। एक होता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन कैसे कहते हैं, मान लीजिए जितना गोला चल सकता है उतना तक घुल दिया और आपने और ऊपर से मतलब क्या करें, एक मुट्ठी भर के नमक और डाल दिया, उसे कहते हैं अति संतृप्त विलयन। तो उसमें आप एक बार घर पे ट्राई करके देखिएगा, एक पानी लीजिएगा और उसमें नमक डालिएगा, ठीक है, जितना डाल सकते हो उतना, मतलब जितना वो सॉल्यूबल हो सके, ठीक है। और उसके बाद में आप एक काम कीजिएगा, मुट्ठी भर के और नमक डाल लीजिए। आप क्या नोटिस करते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करते हैं, एक होता है अपना क्या कहते हैं अल्प संतृप्त विलयन। उसमें क्या होता है कि आपने जितनी मात्रा घोलनी चाहिए उतनी नहीं घोली। मान लीजिए आपने नींबू शिकंजी बना रही है और आपने नींबू शिकंजी में क्या किया कि थोड़ा शक्कर कम डाल दी, ठीक है। तो शक्कर कम डाल दी तो क्या होगा कि नींबू शिकंजी थोड़ी मीठी बनेगी और खट्टी खट्टी लगेगी, समझ सकते हैं। इसलिए आपको ना तो कभी विलयन बनाते समय ना तो आपको कभी क्या कहते हैं विलय, ठोस जो विलय होता है उसको कम रखना है, नहीं ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले देखिए विलय और विलायक की प्रकृति। जो भी अपन 3 टॉपिक पढ़ेंगे आज, ठोसों के द्रव्य में विलयता, गैसों के द्रव्य में विलयता, जितने भी आप 3 टॉपिक पढ़ेंगे उन तीनों टॉपिक में ये एक पॉइंट ज़रूर आएगा। सबसे पहला एक आता है विलय तथा विलायक की प्रकृति। विलय तथा विलायक की प्रकृति कैसी, एक पहले भाषा सुनिए। विलय तथा विलायक की प्रकृति इस प्रकार प्रभावित करती है कि प्रत्येक ठोस दिए गए विलायक में नहीं घुलता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक NaCl है और पानी है, क्या NaCl और पानी घुल सकते हैं, बिल्कुल। अपने अभी एग्जांपल पढ़ा कि NaCl और पानी को अपन घोल सकते हैं। एक लिए आपने NaCl और पानी में आप घोल सकते हैं, NaCl को पानी में घोल सकते हैं। और आपने लिया क्या, CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड को क्या आप पानी में घोल सकते हैं, नहीं। क्यों, NaCl कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, Na+ और Cl-। ये आप जान सकते हैं कैसे बनता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है Na+ पे, Na पर प्लस आता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गन करता है, NaCl बना, ठीक है। गन पर क्या होता है, ध्रुव होता है, +1 -1 का क्या होता है, ध्रुव होता है। ये क्या है, ध्रुवीय यौगिक
अब पानी में क्या है, ध्रुवीय यौगिक है। पानी में क्या होता है, H+ होता है और H- होते हैं, ये दोनों क्या है, ध्रुवीय यौगिक है। एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान में ही घोला जाता है, समान समान में ही घोला जाता है, समान समान में ही घोला जाता है। ठीक है, जब आप मान लीजिए क्या कहते हैं, पानी को अगर अपन CH2 में डालते हैं या फिर बेंजीन में डालते हैं तो वह नहीं घुलता है, क्योंकि आप ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं और अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल और लग सकते हैं, पानी में अपन नेफ्थलीन जानते हैं, 2 बेंजीन वाली, जो नेफ्थलीन का एग्जांपल है, अपनी टॉयलेट में छोटी छोटी गोलियाँ होती है ना वाइट कलर की, वो उसी नेफ्थलीन कहते हैं, पता नहीं हो तो बता दूँ। और उसके बाद आता है ठीक है, और समान को घोलने का मतलब क्या होता है, ध्रुवीय विलायक में घुलता है, जैसे कि नेफ्थलीन बेंजीन में घुलती है, और पानी NaCl में घुलता है। ये हो गया ध्रुवीय का, अध्रुवीय में घुलता है, यानी कि बेंजीन और नेफ्थलीन। सेकंड आता है अपना तापमान का प्रभाव, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप MMU के रिलेटेड भी, और क्या कहते हैं अपना जो 12th से रिलेटेड भी इस पर क्वेश्चन एक MCQ वगैरह या बन सकता है। तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है समझिए। एक कंसेप्ट आता है, आपने 11वीं में पढ़ा होगा, ला सातिले के नियम के अनुसार जब कोई उष्मा से भी अभिक्रिया में क्या होता है, ठोस और द्रव अभिक्रिया करता है, विलयन बनता है, और उष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। और एक होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ठोस और द्रव मिल करके क्या बनाए, विलयन बनाते हैं, और उसमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। उसमें तापमान का प्रभाव कैसे बढ़ता है, सबसे पहले आप समझिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया में, एक इस हैंड से रिएक्शन करो तो आप समझिएगा उष्माक्षेपी, और इस हैंड से रिएक्शन करोगे तो आपने समझिएगा उष्माशोषी। सबसे पहले हम बता रहे उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है, उसमें अगर आप क्या करते हैं, ठोस और द्रव मिलकर विलयन बना रहे हैं, आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। तो अब रिएक्शन ताप कम करना चाहेगी, रिएक्शन क्या करना चाहिए, ताप कम करना चाहेगी, और अभिक्रिया कैसे जाएगी, डायरेक्शन में जाएगी, पीछे डायरेक्शन में जाएगी। मान लीजिए पहले इस डायरेक्शन में जा रहे थे, इस डायरेक्शन में आप जा रहे थे, ठीक है, राइट साइड वाली डायरेक्शन, जब क्या होती, अभिक्रिया इस साइड हो रही थी, अभिक्रिया इस मतलब आगे जा रही थी, वहाँ पे क्या था, टेम्परेचर ज़्यादा था, और अपने क्या किया कि टेम्परेचर बढ़ा दिया इस साइड में, अभिक्रिया होते रहना, तो क्या करें, अभिक्रिया क्या करेगी, तापमान को कम करना चाहिए, तापमान कम किधर है, इधर साइड, मतलब अभिक्रिया क्या करेगी, रिवर्स डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आता है कि अपना क्या कहते हैं, अगर अपन तापमान को कम करेंगे तो रिएक्शन तापमान को क्या करेगी, बढ़ाना चाहिए। मतलब आपने ठंडे मतलब क्या कहते हैं, आपने गैस क्या थी, धीमी कर ली, ठीक है, समझ लिए, आज धीमी कर ली, तो आप क्या होगा कि अपनी अभिक्रिया क्या करेगी, तापमान को बढ़ाना चाहिए, और अभिक्रिया किस डायरेक्शन में जाएगी, अग्र डायरेक्शन में, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, और एक आता है उष्माशोषी अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट। उष्माशोषी अभिक्रिया में कॉन्सेप्ट में ये होता है कि तापमान को अपन बढ़ाते हैं, तापमान को अपन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो अब रिएक्शन इसमें भी क्या करना चाहिए कि तापमान को कम करना चाहिए, तापमान को कम करना चाहिए। और अभिक्रिया कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, अभिक्रिया जाएगी अग्र डायरेक्शन में। कैसे, ठोस द्रव मिल करके करना चाहिए, उसमें विलयन बनाते हैं। यहाँ पे उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। पहले उष्मा का अवशोषण हो जाता है, मान लीजिए आप पर आपने तापमान को और कम बढ़ा ही दिया, उष्मा का वो जितने उष्मा आ रही हो अवशोषण हो गया, और अभी क्या आगे चलती ही रहेगी, और विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आपने तापमान को क्या किया, कम, तापमान को क्या किया, कम, तो रिएक्शन क्या करना चाहिए, तापमान को बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे रिएक्शन क्या करना चाहिए, तापमान को बढ़ाना चाहिए, रिएक्शन का तापमान को बढ़ाना चाहिए। और अभिक्रिया कौन सी डायरेक्शन में चली जाएगी, पश्चिम डायरेक्शन। अगर तापमान बढ़ गया तो उसमें और ज़्यादा ही उसमें क्या होगा, धीरे धीरे अवशोषण होगा, ठीक है, तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसके बाद आता है कि ठोसों की विलेयता ताप से प्रभावित होती है। इसका मतलब ये है कि ठोसों की विलेयता जो होती है तापमान पर प्रभावित होती है। जैसा कि आपने देखा, अधिकांश ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, परंतु कुछ ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। आपने उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों के बारे में पढ़ लिया।
फिर आता है दाब का प्रभाव। ठोसों की द्रवों में विलेयता है, NaCl और पानी की विलेयता में अपन क्या करते हैं, दाब का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे एक सीरीज लाइन पढ़ लीजिए, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई आंशिक प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों ही अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। ये आप एकदम लैंग्वेज की तरह समझिए। अतः उन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है गैसों की द्रवों में विलेयता। तो नेक्स्ट टॉपिक लगाइए, गैसों की द्रवों में विलेयता। इसके लिए अपन एक लॉ पढ़ेंगे, वो लॉ है हेनरी का लॉ। सबसे पहले गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है। आपने पिचक पिया होगा, पिचक पिया है? नहीं पिया ना। आपने सोडा पिया होगा अपने जीवन में कभी। तो सोडा कैसा होता है, पानी और उसमें शक्कर, फ्लेवर, एक गैस भरी जाती है, वो कौन सी होती है, CO2। तो क्या है, गैसों की द्रवों में विलेयता का उदाहरण है। अगर आपको एक लॉ और अच्छे से जानना हो तो आप जाइएगा अपनी कैसी सोडा शॉप पे और आज सोडा पी के आइएगा और वहाँ पे क्या करते हैं जो कि ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए मजाक करो, ठीक है। तो आप एक ले लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, कंटेनर लिया मतलब गिलास ली कोई, ठीक है। उस गिलास में क्या किया आपने, पानी डाला, उस पानी में क्या डाली, गैस डाली। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब अपन कोई कंटेनर में जल, विलायक क्या लेते हैं, जल, और विलेय क्या लेते हैं, गैस। विलायक जल हो, विलेय गैस हो, उसे कहते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता। इसके लिए अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्या होता है, जब अपन गैसों की द्रवों में विलेयता पाई जाती है, जब अपन विलेयक क्या लेते हैं, जल, और विलेय क्या लेते हैं, अपना गैस लेते हैं, तो ये गैसों की द्रवों में विलेयता कहा जाता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर क्या बन जाती है, वो अपना क्या कहते हैं, सोडा वाटर, या फिर आपने जीरो वगैरह जो भी पिया होगा। ये एक बात और है कि ये शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, खास करके जो किडनी स्टोन वगैरह, लीवर में जिसके भी स्टोन वगैरह है, उन्हें कैफीन स्टोन वगैरह इन जैसी चीज, वो अपने क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इन जैसी चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होती हैं। चलिए नेक्स्ट है, अपने इनके प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो इनके प्रभावित करने वाले कारक, पहला है गैस की प्रकृति, बताया था प्रकृति सब जगह आएगी। विलायक की प्रकृति, तापमान का प्रभाव, दाब का प्रभाव। सबसे पहला आता है गैस की प्रकृति। जो गैसें विलायक से क्रिया करके यौगिक बनाती है, जो गैसें विलायक से क्रिया करके यौगिक बनाती हैं, वे जल में अत्यधिक घुलनशील होती हैं, वे विलायक में अत्यधिक घुलनशील होती हैं, वे विलायक में अत्यधिक घुलनशील होती हैं, वे विलायक में अत्यधिक घुलनशील होती हैं। जैसे कि NH3 हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, SO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी क्या है, जल में अत्यधिक घुलनशील है। उसी प्रकार क्योंकि ये जल में घुल कर क्या बनाती है, यौगिक बनाती है। मान लीजिए आपने जल में क्या डाली, अमोनिया गैस डाली, NH3। अगर आप जल और NH3 को मिलाते हैं तो एक यौगिक बनता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, आयनों में टूट जाता है। कौन कौन से आयनों में, NH+ और OH-। ये क्या बनाते हैं, यौगिक बनाता है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बोनेट वाटर। और कार्बोनेट वाटर को आपने कभी, आप एक बार देखना, फूड फार्मर एक इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर है, उनकी वीडियो देखिएगा। वहाँ पे उन क्या करते हैं, वो जब बताए जाते हैं वो कैसे अपने जीरो वगैरह वैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आप एक बोतल लेते हैं, उसमें क्या रहता है, सबसे पहले जो भी जीरो वगैरह बनते हैं उनमें सबसे पहले कार्बोनेट वाटर ही डाला जाता है, ठीक है। जल के CO2 के साथ जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, H2CO3 बनता है। क्या बनता है, तो ये भी यौगिक बनाते हैं। ये भी गैस में क्या, जल में क्या ज़्यादा घुलनशील होती है, ठीक है। और वो गैसें जो यौगिक विलायक से क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है, यौगिक नहीं बनाती है, तो वो कम घुलनशील होती है। जैसे कि हाइड्रोजन, जल में अगर आप हाइड्रोजन डाल देंगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, बस वो पड़ा रहेगा ऐसे, ठीक है। ऑक्सीजन डाल दिया, नाइट्रोजन डाल दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिन गैसों का, एक और टॉपिक अगर आप जाता है कि जिन गैसों का अवशोषण गुणांक जितना ज़्यादा होता है वे गैसें उतनी ही अधिक विलेय होती हैं। ये आप एक थ्योरी की तरह याद रख लीजिएगा, ठीक है।
मुझे भी नहीं पता है, पहले बात तो ये बता कि सही बात, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है अपना विलायक की प्रकृति। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अत्यधिक घुलनशील होती हैं, अध्रुवीय विलायकों में कम। कैसे? HCl NH3 ध्रुवीय गैसें हैं, अतः ये जल में अत्यधिक घुलनशील होगी। लाइक डिजॉल्व लाइक। विलायक की प्रकृति ध्रुवीय गैसें, मान लीजिए जल एक ध्रुवीय विलायक है और NH3 और HCl ये भी क्या है, ध्रुवीय विलायक, ठीक है। आप इनको डालेंगे तो ये क्या करेंगे, एक ये दोनों ध्रुवीय तो लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट लगेगा, समान को ही बोलता हूँ NH, ठीक है। और समान अवसमान कम बोलते हैं। ध्रुवीय को बोलते हैं, अध्रुवीय को बोलते हैं। तापमान का प्रभाव यहाँ पे क्या होता है, तापमान का प्रभाव गैसों की द्रवों में विलनाने पर ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। गैसों की द्रवों में विलेयता एक ऊष्मासेपी प्रक्रम है। गैसों की द्रवों में विलेयता एक ऊष्मासेपी प्रक्रम है, यानी कि आप गैस और द्रव मिलाते हैं। गैस एक सेकंड समझिए कैसे अभी एक सेकंड आप देख पा रहे हैं, गैस को जब आप द्रव में मिलाते हैं तो क्या कहते हैं, एनर्जी क्या होती है, निकलती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, निकलती है। उष्मा एक क्या है, ऊष्मासेपी प्रक्रिया है। एक कैसी प्रक्रिया, ऊष्मासेपी प्रक्रिया है। जब अपन एक ऊष्मासेपी प्रक्रम है, इसलिए यहाँ पे अगर ऊष्मासेपी प्रक्रम में क्या करते हैं, तापमान को अगर कम क्या करना चाहते हैं, कम करते हैं, तापमान को क्या करते हैं, कम। तो अभी क्रिया क्या करेगी, तापमान को बढ़ाना चाहिए और विलेयता बढ़ती है। समझिए एक सेकंड, अगर तापमान बढ़ाते हैं अभी क्या, तापमान को कम करेगी और विलेयता घट जाएगी। समझिए कैसे, तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता घटती है। तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता घटती है। कैसे? आप एक बार क्या कीजिएगा, एक कोई कोल्ड ड्रिंक लाइएगा, ठीक है, कोई भी XYZ कोल्ड ड्रिंक लाइएगा। उस कोल्ड ड्रिंक को आप बाहर रखी हुई, मतलब ठंडी नहीं है, क्या है, ठंडी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक मतलब बाहर रखी हुई, अभी बन के आई है फैक्ट्री से, ठीक है, वो ठंडी नहीं है। आपको क्या करता है कि ठंडी कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा अच्छी लगती है और गर्म कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा अच्छी लगती है। बेसिकली आप जब भी पी के देखी होगी आपने, कभी दुकानदार से लाई होगी गर्म कोल्ड ड्रिंक, तो बेसिकली वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो जो पदार्थ घुले हुए होते हैं, जो कि तापमान क्या होता है, कम हो सकती है। नेक्स्ट है ताप का प्रभाव।